हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप मिलकर बात करने वाले हैं आपको एआईबी पास कैसे करवाया जाए। कैसी चल रही है आपकी तैयारी, कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं वहां पे सही जगह को पढ़ रहे हैं, सही तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या इस बात के लिए आप श्योर हैं। मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि इस वक्त आपके पास कंटेंट की भरमार है, आपके पास बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स हैं, नई नई बेयर एक्ट्स आ चुकी हैं। लेकिन इन बेयर एक्ट्स को कैसे डील करना है, कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कैसे इस बात को इंश्योर करें कि पासिंग मार्क्स आ जाएं, ये सारी की सारी चीजों का कंफ्यूजन आज इस एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज मैं आपको उस चीज के बारे में बताने वाला हूं जो सबसे बड़ी ट्रिक है इस एआईबी को क्रैक करने की, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज, और उन सब्जेक्ट और उन एरियाज में से आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब मैं आपको आने वाले अगले कुछ मिनट में बता दूंगा, ताकि आप 70 प्लस मार्क्स का जो कंटेंट है वो खुद ही प्रिपेयर कर लेंगे, और वो भी बहुत कम से कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को, और इस पूरे के पूरे ट्रिक को, इस पूरी की पूरी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल प्रांजल सिंह अकेडमी, इसी पे इसकी पीडीएफ आएगी, ये पूरी डिटेल्ड पीडीएफ। साथ ही साथ मैंने ऑलरेडी बहुत सारा इसी का पार्ट का कंटेंट अपलोड कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे जाके आप ऑलरेडी फ्री कंटेंट को लेके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और सारी इंपॉर्टेंट चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। देखिए, मैंने आपको थंबनेल में ये बात क्लियर कर दी है कि हमारा जो टारगेट है वो है सर टोटल 72 मार्क्स। यानी कि हमने किस चीज का टारगेट ले रखा है, हमने टारगेट लेके रखा है कि हम किसी भी तरह से 72 मार्क्स को स्कोर करें, यानी कि 70 प्लस स्कोर करें। और उसके लिए हमें पूरे सिलेबस को पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं। वो जो 19 पॉइंटर्स दिए हुए उसको पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं। हमने यहां पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज निकाल लिए, जिन इंपॉर्टेंट एरियाज, जिन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को आप अगर थोड़ा भी प्रिपेयर कर लेते हैं, केवल उन एरियाज को पढ़ लेते हैं, केवल उन चीजों को एक बार रीड कर लेते हैं, अपनी बेयर एक्ट में मार्क कर लेते हैं, तो आपका एग्जाम निकालना आसान हो जाएगा। तो अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं सर, इसको ध्यान से देख लीजिए। यहां पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर्स है, जिनको अगर आप ऐड करेंगे तो उसका नंबर निकल के आता है 72 सेफ स्कोर। और इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चन है वो हम छोड़ रहे हैं। वो ऐसे सवाल है, वो ऐसे यूनिट्स है जिसमें सीधे सीधे अगर आप बेयर एक्ट लेके जाएंगे तो आप लगभग 70-80% सवालों को सही कर देंगे। तो चलिए, अब क्या मैं केवल इस पीडीएफ के भरोसे आपको पूरा का पूरा ये भी क्लियर करवाऊंगा? नहीं, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कौन सा सब्जेक्ट कहां से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये बात हम और आप दोनों अच्छे से जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट। लेकिन हमें दिमाग से खेलना है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट बेयर एक्ट में भी दिया हुआ है, बेयर एक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसकी पीडीएफ ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, उसका सेशन भी ले लिया है, उसको कवर करिए। पार्ट 3 को एक बार इस तरह से रीड करिए कि आप फंडामेंटल राइट के इंपॉर्टेंट केस लॉज को समझ जाएं। बस आपको केवल वही जानने की इंपॉर्टेंट है, और सारे केस लॉज इंपॉर्टेंट नहीं है। केशवानंद भारती, बेरूबरी, शंकरी प्रसाद, मेनका गांधी, ये वो कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है जिनके बारे में अगर आपको पता होगा तो ये रिपीटेड पैटर्न है, इसके क्वेश्चंस आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, ये 3 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनके केस लॉज अगर आपको पता है तो आपके लिए केवल और केवल इन 3 आर्टिकल के केस लॉज को पढ़ने से इन एग्जाम्स में केस लॉज के क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 पे स्पेशल फोकस करना है, डिटेल पढ़ाई नहीं करनी है, बेयर एक्ट से रीडिंग लेनी है, ताकि हमें पता हो कि अगर हमसे रिजर्वेशन के बारे में पूछा गया तो कौन से आर्टिकल को जाना है। इंपॉर्टेंट केस लॉज को देखना है, मैक्सिमम 10 से 12, और उसकी भी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके बाद आता है इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन में जो बेयर एक्ट में लिखा है वो आपको पता होना चाहिए कहां लिखा है। तो अगर आपसे इमरजेंसी के बारे में पूछा गया तो आपको बेयर एक्ट का एड्रेस पता होना चाहिए कि मुझे कहां जाना है, और उसके साथ ही साथ इमरजेंसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जो आपको पढ़ना होगा। इसके साथ ही साथ प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के बेसिस, यानी कि पार्लियामेंट कब बनती है, प्रेसिडेंट का उससे क्या लेना देना है, क्या जो आपका प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट में कभी इंटरफेयर कर सकता है, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, केवल ये पता होना चाहिए कि बेयर एक्ट में खोल के कहां जाना है। और अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी इंपॉर्टेंट मैक्सिम आपको मिलता है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद इलेक्शन रिलेटेड प्रोविजन इस बार के एग्जाम में मुझे काफी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, क्योंकि रिसेंट केसेस में हमने देखा कि इलेक्शंस हुए, तो इलेक्शन काफी ज्यादा रेलेवेंट टॉपिक होगा। और उसके साथ ही साथ शेड्यूल्स का ओवरव्यू भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल केवल 12 है, और इन 12 शेड्यूल्स को पढ़ने के लिए आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से अगर आपने इतना पढ़ लिया तो मोर और लेस आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। अब ध्यान रखना, ये सारी चीजें पढ़ने में 6 महीने लग जाते हैं, तो इसीलिए डिटेल में नहीं पढ़ना है, केवल इनका ओवरव्यू लेना है और इंपॉर्टेंट चीजों को मार्कआउट करना है। अगली चीज हमारे पास आती है बीएनएसएस। अब बीएनएसएस में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसको ध्यान से समझो। बीएनएसएस में तुम्हें सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए सेक्शंस लोकेटेड कहां है। तो सबसे पहले एक बार इत्मीनान से बैठ के पूरी बीएनएसएस की इंडेक्स को देखो और समझने की कोशिश करो कौन सी चीज कहां
दी हुई है। अगर तुमसे सवाल जीरो एफआईआर का पूछा जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए सेक्शन नंबर 173, ईएफआईआर हो तो 173, अरेस्ट की बात हो तो 35 में जाना है, अगर तुमसे पूछा जाए कि मेंटेनेंस कहां मिलेगा तो 144 में जाना है। तुम्हें एड्रेसेस पता होने चाहिए, और मैं ये भी बता देता हूं कि वो कौन कौन से एरियाज है जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एफआईआर बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और शेड्यूल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि शेड्यूल क्या है और किस तरीके से बाइफरकेटेड है। शेड्यूल के अंदर जो टेबल्स हैं, कॉग्नाइजेबल, नॉन कॉग्नाइजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, इनका मतलब क्या है, जो दो शेड्यूल्स दी हुई हैं उन दो शेड्यूल्स का मतलब क्या है। लेकिन ध्यान रखना, इनको पढ़ना नहीं है, केवल इनका एड्रेस पता करना है कि इनका जवाब अगर हमें ढूंढने जाएं तो हमें जवाब कहां से मिलेगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज मैंने मार्कआउट कर लिए जो आपको पता होने चाहिए। वन लाइनर में ललिता कुमारी, जो कि सर बात करता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और मैंडेटरी आपका एफआईआर के बारे में, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसी के साथ साथ डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जोगिंदर कुमार स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल। ये कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है जिनके आने की संभावना है, इनको अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद हमारे पास आता है बीएनएसएस में टाइप्स ऑफ कोर्ट्स एंड पावर्स। अब यहां पे आपको याद कुछ नहीं करना है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि अगर सवाल पूछा गया कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे कौन से पार्ट और कौन से सेक्शन की तरफ अपनी नजर गड़ानी है। तो मैजिस्ट्रेट और सेशंस कोर्ट के पास क्या पावर्स हैं, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद सीआरपीसी और बीएनएसएस के अंदर कुछ डिफरेंस हुए, जैसे कि पुलिस कस्टडी का ड्यूरेशन बढ़ाया गया है, पुलिस कस्टडी कितने टाइम फ्रेम में दी जा सकती है उसके बारे में बात हुई है। साथ ही साथ हमने देखा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि चार्जेस और ट्रायल के समय आई हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ईएफआईआर और उसके साथ ही साथ कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जिनको इंटीग्रेट किया गया है। ये बात आपको कैसे पता चलेगी, आपकी बेयर एक्ट में ही कंपैरिजन टेबल में न्यू एडिशंस हैं, ये आप गूगल में जाके टाइप करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक सेशन लिया हुआ है। फिर आपको टाइमलाइन प्रोविजंस के बारे में पता होना चाहिए कि टाइमलाइंस कौन सी कहां दी हुई हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने मार्कआउट कर दिए, ये सेक्शंस को जरूर रेफर करिएगा, और इस बात को ध्यान रखिएगा कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एड्रेस पता होना चाहिए कि आपको अगर सवाल यहां से पूछा गया तो आप जवाब कैसे ढूंढेंगे। याद करने लायक कोई चीज है तो वो केवल लैंडमार्क केसेस है जिनके बारे में आपको पता हो, इसके अलावा बीएनएसएस में कुछ याद करना नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है सीपीसी, एक ऐसा सब्जेक्ट जो ज्यादातर बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। सीपीसी में आगे बढ़ते हैं। सीपीसी में केवल टॉपिक्स मैंने बता दिए, उनको पढ़ लिया, आपकी लाइफ सेट है। जुरिस्डिक्शन को ओवरव्यू कर लो, रेस जुडिकाटा, आपका रेस जो आपका सब जुडिस है, इन दोनों के प्रिंसिपल्स को अच्छे से याद कर लो, केस लॉ को देख लेना, टेम्पररी इंजंक्शंस को अच्छे से समझ लो, अपील, रिव्यू, रिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज बीएनएसएस में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरी चीजें थी इसलिए उसको मैंने नोट डाउन नहीं किया। इसके बाद आता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और बस आपको यह पता होना चाहिए कौन सा ऑर्डर किसको डील करता है, और उसके अंदर अगर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो उसका जवाब कैसे ढूंढा जाएगा। तो यह हो गई हमारी बात बीएनएसएस की, कॉन्स्टिट्यूशन की और सीपीसी की। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतीय न्याय संहिता पे। यह बीएनएस के अंदर मामला थोड़ा सा अलग है, दूसरों से अलग है। कैसे अलग है सर? सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना कि बीएनएस में अलग अलग ऑफेंसेस दिए हुए हैं। ये ऑफेंसेस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल, कॉग्नाइजेबल है कि नॉन कॉग्नाइजेबल। अगर यह सवाल पूछा जाए तो आंख बंद करके आपको बीएनएसएस जाना है शेड्यूल 1 में। तो यह बात अपने दिमाग में ध्यान रखना कि आपको शेड्यूल्स को कैसे डील करना है और ऑफेंसेस के बारे में पता कैसे लगाना है, इनका कोरिलेशन कैसे काम करता है। इसके बाद आता है जनरल एक्सेप्शन, चैप्टर नंबर 3। ये वो जनरल एक्सेप्शन है चैप्टर नंबर 3 बीएनएस का जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन पता है कहां से पूछा जाता है? इसके इलस्ट्रेशन से। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें मुश्किल से 40 मिनट लगेंगे प्राइवेट डिफेंस और उसके साथ साथ जो बाकी सारी की सारी चीजें दी हुई हैं, मिस्टेक, सेल्फ डिफेंस और आपकी नेसेसिटी, इन सभी के जो इलस्ट्रेशंस बेयर एक्ट में दिए हुए हैं उसकी थॉरो रीडिंग कर लीजिए, ताकि अगर आपको पता भी हो कि बेयर एक्ट में जवाब है तो आपका समय बचे और आप सीधे जवाब दे पाएं। और उसके साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस को भी रेफर करना है, जैसे कि आपका मैकनॉटन केस, विरसा सिंह, रेग वर्सेस गोविंदा, केएम नानावती, बच्चन सिंह। ये वो कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें नहीं है। इसके साथ साथ इस बात को ध्यान रखिएगा, पनिशमेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस बार एक नई पनिशमेंट ऐड हुई है, कम्युनिटी सर्विस। इसका सवाल पूछा जाना बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। तो यहां पे तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र भी केस बच गया था। अब ध्यान रखिएगा कि आईपीसी और बीएनएस में क्या बदला है। अगर आप एक कॉमन ट्रिक जानना चाहें तो कॉमन ट्रिक ये है, पेनाल्टीज को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लास्ट ईयर की पेनाल्टी याद है तो मोस्टली सभी पेनाल्टीज में मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया गया है। पनिशमेंट्स एज सच कुछ ज्यादा एनहांस नहीं हुई है। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट अब टोटल 6 हो चुकी है, पहले 5 था, और इन चीजों के बारे में बाइफर्केशन आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक और सवाल जो बीएनएस से पूछा जा सकता है कि बीएनएस में सजा किसको मिल सकती है, किसी फॉरेनर को, इंडियन को, यानी कि जो पार्ट 1 ऑफ द बीएनएस है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जहां से ही सवाल आएंगे ओवरऑल। वो कौन कौन से हैं? थेफ्ट यानी कि ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, ये केवल 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है। थेफ्ट, डकैती, स्नैचिंग, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, ये 5 जो ऑफेंसेस है ना, ये थेफ्ट स्नैचिंग वाली जो सीरीज है, इसको 15 मिनट में केवल और केवल इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि ये क्या है। मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड के बीच का डिफरेंशिएशन अगर नहीं समझ पा रहे हो, मुश्किल
मुश्किल हो रही है तो मेरा वीडियो देख लो, 30 मिनट के अंदर समझा दिया है कि मर्डर कल्पेबल होमिसाइड का डिफरेंस क्यों है। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं, बेयर एक्ट में कहां ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बीएनएस में कई बार सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो इनके इलस्ट्रेशन भी पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। हर्ट, ग्रीवियस हर्ट पता होना चाहिए, रेप पता होना चाहिए, चीटिंग पता होना चाहिए, ट्रेसपास पता होना चाहिए। बीएनएस में अगर आपने इतना कर लिया, केस लॉस, इलस्ट्रेशन और एड्रेस काफी है, और उसके साथ ही साथ पनिशमेंट्स को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बेयर एक्ट तुम्हारे पास है। देन आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। बर्डन ऑफ प्रूफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, प्रिजम्पशंस काफी इंपॉर्टेंट है, डाइंग डिक्लेरेशन, एडमिशन, कन्फेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे सवाल आने की पूरी चांसेस हैं। एक्सपर्ट एविडेंस क्या होता है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या होता है, इसका ध्यान रखना है सर। उसके साथ ही साथ एविडेंस इन जनरल क्या होता है, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, इसके बारे में पता होना चाहिए। और इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या क्या बदला है, यह भी एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ डिस्कशन होता है ऐसे किसी भी एग्जाम में। अब आते हैं आगे, अगला हमारे पास जो एरिया है वो माइनर लॉस का है। अब हमारे पास आ चुका है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स को मैंने इस लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि बहुत कम एफर्ट्स के साथ ही साथ आप इस एग्जाम में इस सब्जेक्ट को बड़ी आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, लॉ ऑफ टॉर्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर लॉ। क्या क्या जानना चाहिए आपको सर, जनरल डिफेंसेस टॉर्ट्स में क्या है, और ये जनरल डिफेंसेस को पढ़ने में समय कितना लगता है, मैंने एक पूरी की पूरी 2.5 घंटे की क्लास ली है, उस 2-2.5 घंटे की क्लास के अंदर पूरा टॉर्ट्स खत्म कर दिया हमने। अगर आप चाहें और उसको 2x पे डालें तो आप 1 घंटे कुछ मिनटों में इसको खत्म कर सकते हैं। अब यहां पे आपको 3 टाइप की जो लाइबिलिटी है, वाइकेरियस लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ये क्या है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंटली इनके केसेस को प्लीज पढ़ लीजिएगा। टॉर्ट एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट का गेम है, उसके अंदर और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। कुछ केस लॉज इंपॉर्टेंट हैं जिसमें आपको उसको अच्छे से रेफर करना पड़ेगा, एमसी मेहता के कुछ केसेस हैं, फिर हमारे पास जो है आपका फ्लेचर का केस है, और ऐसे कुछ और भी केसेस हैं जो कि आपको सबको पता है। फिर हमारे पास आते हैं स्टैंडर्ड टॉर्ट्स जो होते हैं, जो टॉर्ट्स के ऑफेंसेस हैं, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, डिफेमेशन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या पढ़ना है, कंज्यूमर कौन होता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट में जानता हूं बहुत लंबा है, 3 टॉपिक्स को पढ़ लो, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को पढ़ लो, लाइबिलिटी को पढ़ लो और कंपनसेशन को पढ़ लो, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। और उसके साथ ही साथ टॉर्ट्स में कुछ डीप रीडिंग मत करना, केवल और केवल क्विक 1 लाइनर फैक्ट्स, मेरी पीडीएफ टॉर्ट्स की ऑलरेडी अपलोडेड है, आधे से ज्यादा कंटेंट तुम्हें वहीं मिल जाएगा। देन हमारे पास आता है फैमिली लॉ। अब फैमिली लॉ में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले फैमिली लॉ की सारी बेयर एक्ट तुम्हारे पास होनी चाहिए, तुम्हारे पास हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट होना चाहिए, हिंदू मैरिज एक्ट होना चाहिए, जितने भी वो एक्ट्स है ना वो सबके सब तुम्हारे पास होने चाहिए। मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, हम तीनों को ये बात पता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो तुम्हारी बेयर एक्ट के अंदर जो बेयर प्रोविजंस है वो तो दिए हुए हैं, तुम्हें हिस्ट्री नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता कि सर हम कैसे इस बात को फिगर आउट करें कि दया भागा स्कूल क्या है, मिताक्षरा स्कूल क्या है, हमें कैसे पता कि फॉर्म्स ऑफ डिवोर्सेस क्या है। अब तुम्हें बेसिकली काम केवल इतने पे ही करना है, यानी कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ की थोड़ी सी हिस्ट्री तुम्हें पता होनी चाहिए। थोड़ी सी हिस्ट्री में कितना समय लगता है, 15 मिनट, 20 मिनट, बहुत सारे वीडियोस हैं ऐसे यूट्यूब पे जो इसके बारे में पढ़ाते हैं, तुम किसी का भी वीडियो देखो। हिंदू अडॉप्शन रूल्स कहां पे दिए हुए हैं, कैसे पता चलेगा, उसका ध्यान रखना। और इस बात को ध्यान रखना, सक्सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सक्सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सक्सेशन अगर तुम्हें बेयर एक्ट में मिल भी जाता है ना तो उसको पढ़ के डिकोड नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेयर एक्ट खोल के बैठो, कोई यूट्यूब वीडियो लगाओ जहां पे हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ाया गया है, और बेयर एक्ट को पढ़ते पढ़ते उस वीडियो को सुन लो, ताकि तुम्हें पता हो कि जवाब ढूंढना कैसे है। आंखों के सामने जवाब होगा तो भी नहीं ढूंढ पाओगे। इसके बाद आता है मुस्लिम लॉ में, तो भाई आपको तलाक, मेहर, गार्जियनशिप के टाइप्स पता होने चाहिए, और स्पेशल मैरिज एक्ट का बेसिस पता होना चाहिए। लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ। हिंदू मैरिज एक्ट में एक दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, वो आती है केसेस। शाह बानो, शायरा बानो, डैनियल लतीफी, शफीन जहान, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी का रीसेंट केस सुप्रिया चक्रवर्ती, ये सारे के सारे फैमिली लॉ के बड़े इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, इनको मिस मत करना, पढ़ के ही जाना। अगेन सेक्शंस को, बेयर प्रोविजंस को याद नहीं करना है, केवल एड्रेस समझना है कहां पे दिया हुआ है। देन आता है हमारे पास पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल बहुत ही सिंपल है, पहली पीआईएल इंडिया की कौन सी थी याद कर लो, पहली पीआईएल में क्या इंप्लीमेंट किया गया था उसको याद कर लो। लोकस स्टैंडी का डॉक्ट्रिन क्या कहता है, पीआईएल का कॉन्सेप्ट क्या है, लैंडमार्क केसेस जो पीआईएल के हैं, जैसे लास्ट टाइम हुसैन आरा खातून पूछ लिया गया था, उसमें बताया गया कि सर हमारे यहां पे कौन सा वो केस था जहां पे एक लेटर लिखा गया जिसको पीआईएल ट्रीट किया गया, सिंपल सा सवाल था। सिमिलरली कुछ ऐसे 5 केसेस हैं जिनको आप पीआईएल में पढ़ के पीआईएल को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ जहां पे पीआईएल अलाउ करी जाती है, जहां पे जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करी जाती है, केवल उतना पढ़ना है, आराम से आपके बाकी के क्वेश्चंस बन जाएंगे। देन आता है प्रोफेशनल एथिक्स, हम सबको पता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसमें करता धरता है, और कुछ ऐसे सिचुएशनल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं जो आप खुद ही बना लेंगे, तो मेरे बारे में आपको जानने में, मुझसे सुनने में आपको इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। देन कम्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगेन आपके पास बेयर एक्ट नहीं है, लेकिन इसको पढ़ के आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को स्कोर कर सकते हो। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, नेचुरल जस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ रूल ऑफ लॉ भी है, ये भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। जुडिशियल रिव्यू के ग्राउंड्स क्या होते हैं उसको पढ़ लीजिए, आर्टिकल 226 और 32 के बेसिस पे। केस लॉज और मैक्सिम जो कि दिए हुए हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। उसके साथ ही साथ एक बार एक ओवर रीडिंग कर लीजिएगा, लोकपाल हमारे देश में कैसे काम करता है, क्योंकि अभी भी लोकपाल की कंट्रोवर्सी भी हुई है। और अगेन आपको कोई भी कॉन्सेप्ट को डिटेल में नहीं पढ़ना है, केवल और केवल एक बेयर रीडिंग करनी है। एट द एंड हमारे पास जो आता है वो आता है एनवायरमेंटल लॉ, जो कि बात करता है एनवायरमेंट एक्ट के बेसिस के। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके नीचे बहुत सारे एक्ट्स काम करते हैं, केवल उनके बारे में लैंडमार्क केसेस को पढ़ लीजिए। और ये पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल और प्रिकॉशनरी पे प्रिंसिपल क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें अगर आपने पढ़ ली तो आपके 72 मार्क लेवल प्रिपरेशन हो गई। अब आपको देखने में लग सकता है कि वीडियो इतना लंबा, इसमें इतनी सारी चीजें पता नहीं कितनी हमारी काम की है, कितने हमारे काम की नहीं है। ये सारी तुम्हारे काम की है, और ये जो पूरी की पूरी प्रिपरेशन है इसको करने में तुम्हें मैक्सिमम 3 दिन लगेंगे या मैक्सिमम 4 दिन लगेंगे। लेकिन उस 4 दिन के अंदर तुम इस बात को इंश्योर कर लोगे कि तुम एग्जाम में एनी हाउ 60+ क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट करके आओगे। और ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ये जेन्युइनली वो चीज है जिसकी तुम्हें इस वक्त जरूरत है। और इस बात को ध्यान रखना, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम को यूटिलाइज करो, आपका एआईबी नहीं रुकेगा। तो बेसिकली अभी आप आइए, आके हमारे टेलीग्राम पे इस पीडीएफ को एंजॉय कीजिए और समझ लीजिए कि आपको क्या कैसे कहां पढ़ना है। कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम पे पूछना, वहां आपको जवाब मिल जाएगा। और जाने से पहले अगर आप एक एआईबी के लर्नर के साथ साथ जुडिशरी एस्पिरेंट भी हैं तो अनअकैडमी इस वक्त आपको मात्र 18,999 में हमारा जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन दे रहा है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप मेरे कोड पीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको डिस्काउंट दे देगा, मेरी मेंटरशिप दे देगा और आप अपनी इस प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। और एआईबी वाले बच्चे, हमारी बैरिस्टर बैच ऑलरेडी चल रही है 999 रुपए में, इसको भी ज्वाइन करिए। हमारे साथ जुड़ के आप अपनी एआईबी की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से सेल थ्रू कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।